हेलो। कैसे हैं आप लोग। देखिए, आज हम लोग रीजनिंग देखेंगे और रीजनिंग में टोटल हम लोग 50 क्वेश्चन आज हम लोग सॉल्व करेंगे। और आपसे आपको डेली 6 बजे रीजनिंग आपको मिलेगा। 50 क्वेश्चन का सेट उसको प्रैक्टिस करना है। और साथ ही साथ वीडियो एग्ज़ाम की जितने लोग भी तैयारी कर रहे हैं वो वीडियो की ज़बरदस्त तैयारी करेंगे। आप सभी जान रहे हैं कि वीडियो एग्ज़ाम होने वाला है अक्टूबर नवंबर जब भी हो। तो अपनी रीजनिंग हो गया, हिंदी हो गया और जीके जीएस बहुत अच्छा टाइम मिला है और इस टाइम को हमें यूटिलाइज करना है, ख़राब नहीं करना है। तो आप लोग तैयार रहिए। आप लोगों को डेली रीजनिंग का आप लोगों का मिलेगा 6 बजे। और पेट का भी हमने कोर्स स्टार्ट कर दिया है। पेट का जो आपका पेपर होगा वो सितंबर में होने वाला है। उसकी तैयारी भी हमने स्टार्ट करवा दी है। 10 बजे आपको मॉर्निंग में एक वीडियो आपको मिलेगा, उसमें हम आप लोगों को ग्राफ समझाएंगे। ग्राफ हो गया, रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश, इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन आते हैं उसको हम लोग देखेंगे। तो 30-35 नंबर के जो भी क्वेश्चन बनते हैं, साथ में हिंदी को भी मिला लिया जाए तो लगभग 50% यही 3-4 सब्जेक्ट मिल के आते हैं। तो आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए और अच्छे से मेहनत कीजिए। तो चलिए हम लोग रीजनिंग को आज देखते हैं फुल प्रैक्टिस सेट। और इसको क्वेश्चन ये जितने भी क्वेश्चन हैं प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, तो आप लोग भी इसको अच्छे से देखिए और इसको तैयार कीजिए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको। अब देखिए, ये पहला क्वेश्चन दिया गया है। पहला क्वेश्चन डाटा सफिशिएंसी का है। आप लोग जानते हैं कि यूपी ट्रिपल एस सी के थ्रू जो वीडियो का एग्ज़ाम होगा उसमें डाटा सफिशिएंसी काफ़ी इम्पोर्टेंट पोर्शन है। और डाटा सफिशिएंसी आपसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो उसको हम लोग कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। आप मेरे साथ बने रहिए, एकदम आप लोग 100% सीखेंगे और अच्छे से करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, ये क्वेश्चन जो लिखा है ब्लड रिलेशन का है और ब्लड रिलेशन को डाटा सफिशिएंसी में कैसे बनाया गया है। तो यहाँ पे देखिए, ये दो आपके क्या दे के दिए हैं, दो आपके रिलेशन बता दिए गए हैं। उसके आधार पे इसको आपको फाइंड आउट करना है कि इसमें से कौन सा उत्तर दिया जा सकता है, कौन सा उत्तर नहीं दिया जा सकता है। तो देखिए, जितना बोला जाए उतना आपको करना है। श्याम इज ब्रदर ऑफ राहुल। श्याम राहुल का भाई है। तो श्याम क्या है, हम यहाँ बना लेते हैं कि श्याम राहुल का भाई है। तो ये हो गया राहुल और ये हो गया श्याम ब्रदर है। राधा इज सिस्टर ऑफ श्याम। तो राधा इज सिस्टर ऑफ श्याम, तो यहाँ पे राधा हो जाएगी, ये हो गई राधा, सिस्टर हो गई। तो अब क्या कंक्लूजन हम लोग निकाल सकते हैं। अब देख लिए, तीनों लोग क्या हैं, एक ही जनरेशन में हैं और कोई जनरेशन में नहीं है। अब देखिए, इनका जेंडर हम लोगों को पता नहीं है। नाम दिया है राहुल, तो राहुल का मतलब क्या होता है, लड़का होता है। लेकिन हम लोग अपने तरफ से गेस नहीं करेंगे। यदि दिया होता कि हाँ इनका जेंडर कंफर्म होता तब हम लोग मेल या फीमेल लगाते। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि क्या पूछा गया है। अब इसमें पूछा गया है कि क्या उत्तर दिया जा सकता है। तो हु इज़ फादर ऑफ राधा, राधा का पिता कौन है, तो इसको तो हम लोग नहीं बता सकते हैं। फिर राधा के सभी भाई कौन हैं। अब देखिए, ये हो गई राधा। अब राधा के एक भाई तो क्लियर हैं कि श्याम हैं। अब ये भाई हैं कि बहन है, इसका क्लियर नहीं है। अब देखिए, हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। फिर आगे हम लोग देखते हैं, इज श्याम ब्रदर ऑफ राधा, क्या श्याम राधा का भाई है। अब देखिए, ये 100% आपको क्लियर है कि जो श्याम है क्या है, राधा का भाई है। तो ये सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। और ये मदर, तो ये भी आपका नेक्स्ट जनरेशन में चला जाएगा। तो पहला और दूसरा, पहला और लास्ट तो कट गया। कई लोग इसको भी टिक कर देंगे यहाँ भी, क्योंकि राहुल को क्या करेंगे, राहुल को मेल मान लेंगे कि राहुल लड़के का नाम होता है तो मेल हो जाएगा। देखिए, रीजनिंग है और रीजनिंग में कुछ भी अपने तरफ से नहीं सोचना होता है। जितना आपको डाटा दिया जाता है, जितना बोला जाता है, बस उतना ही करना है। और आज का पेपर ये पूरा देखिए, उसके बाद आपको समझ में आएगा कि इजी से इजी क्वेश्चन हम लोग कैसे गलत कर देते हैं और उसको हम लोग को कैसे सही करना चाहिए। तो चलिए, आज ये पहला क्वेश्चन हो गया। इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा, आपका सी हो जाएगा। इसमें श्याम क्या है, राधा का भाई है, ये 100% कन्फर्म है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है। अब देखिए, ये क्वेश्चन, ये इस क्वेश्चन में क्या है, इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है।
और इसको भी डाटा सफिशिएंसी के रूप में बनाए गए हैं। तो P इज ग्रेटर देन Q और Q इज लेस देन R। तो इसका मतलब हम लोग यहाँ पे करें तो P ग्रेटर देन Q और Q लेस देन R, ये आपका बन रहा है कुछ ऐसा सिनेरियो। तो देखिए पहला ऑप्शन में क्या दिया गया है, P और R का रिलेशन दिया गया है, मतलब P बड़ा है R से। तो क्या हम लोग बता सकते हैं? नहीं बता सकते हैं। हमने बताया है कि इनइक्वलिटी के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। ये होता है ओपन, मतलब इधर से एंट्री मिल जाती है, और ये होता है क्या, क्लोज, मतलब इधर से एंट्री नहीं मिलती है। आप लोग इनइक्वलिटी का टॉपिक वाइज वीडियो जो हमने बनाया था उसको आप लोग देखेंगे तो और ज़्यादा क्लियर होगा। तो ये पहला ऑप्शन तो आपका क्या हो गया, कट गया। दूसरा ऑप्शन देखिए, Q ग्रेटर देन यस। अब यस कहाँ है इसमें, इस पूरे क्वेश्चन में तो यस दिया नहीं है, ये यस तो ऐसे लगा दिया, तो ये भी तो हम लोग नहीं बोल सकते हैं, ये भी क्या हो गया, कट गया। अब P बराबर है Q के, तो P बराबर है Q के, ये कहाँ है, P बड़ा है Q से, ये दिया है। आप क्वेश्चन में भी देखेंगे यहाँ पे, तो क्वेश्चन में भी क्या है, अब देखिए ये ख़त्म हो गया, ये ख़त्म हो गया। क्वेश्चन में देखिए तो ये P और Q का जो रिलेशन है, P बड़ा है Q से, तो ये तो ऑप्शन आपका कट गया। फिर आपको यहाँ पे ये देखने को मिलेगा कि P प्लस R इज इक्वल टू 2Q, ये कभी पॉसिबल नहीं होगा। इनइक्वलिटी का क्वेश्चन जब भी हम लोग सॉल्व करते हैं तो इनइक्वलिटी में ये नहीं पता होता है कि कौन कितना बड़ा है और कौन कितना छोटा है, इसको हम लोग डिफाइन नहीं कर पाएंगे। तो ये भी क्या होगा, ये भी आपका आंसर होगा नहीं। तो ये इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा इन चारों ऑप्शन में से कोई नहीं होगा। अब इसी में हम लोग क्या करते हैं, जूझते रहते हैं और हम अपना टाइम फालतू में गंवाते रहते हैं। आप लोगों के पास प्रीवियस ईयर का बुक होगा तो इसमें सी ऑप्शन दे रहा है, लेकिन सी ऑप्शन सही नहीं है, वो क्या है, गलत है, क्योंकि इसमें कोई आपका रिलेशन बनेगा नहीं। तो इस तरह हम लोग का क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग इस ऑप्शन में से नहीं कर सकते हैं, इसको हम लोग क्या करना पड़ेगा, छोड़ देना पड़ेगा। यदि एग्ज़ाम में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आपको फुल मार्क्स दिया जाएगा, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बस आप अपना कॉन्सेप्ट अच्छा रखिए, ताकि ये सब क्वेश्चन इसलिए दिए जाते हैं ताकि आपका ज़्यादा से ज़्यादा टाइम ख़राब हो। तो अपना टाइम नहीं ख़राब करना है, कॉन्सेप्ट सही रखना है ताकि टाइम नहीं ख़राब हो। फिर आगे हम लोग देखेंगे। अब देखिए ये डायरेक्शन का क्वेश्चन है। डायरेक्शन में हमने आप लोगों को बताया है कि डायरेक्शन के क्वेश्चन को हम लोग कैसे करते हैं और आप भी कैसे उसको कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये डायरेक्शन में हम लोग एक ट्रिक जानते हैं कि राइट मुड़ना के लिए बोलता है और लेफ़्ट मुड़ने के लिए बोलता है। ये दो ही डायरेक्शन होता है, दाएं मुड़ बाएं मुड़। दाएं मुड़ना का मतलब राइट मुड़, मतलब राइट डायरेक्शन, और बाएं मुड़ने का मतलब लेफ़्ट डायरेक्शन। तो दाएं मुड़ने का मतलब देखिए कोई पर्सन यहाँ उत्तर की तरफ खड़ा है तो यहाँ से ये इधर मुड़ेगा, फिर इधर मुड़ेगा, फिर इधर और फिर इधर। तो ये क्या होता है, क्लॉकवाइज होता है। और कोई व्यक्ति इधर खड़ा है और इसको बाएं मुड़ने के लिए बोला जाए तो ये किधर मुड़ेगा, इधर, फिर इधर और फिर इधर। तो ये होता है एंटी क्लॉकवाइज। तो आप लोग बस इतना याद रखिए कि जब राइट मुड़ने के लिए बोला जाए, दायां मुड़ने के लिए बोला जाए तो क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में ऐसे घूमना है, और जब बाएं मुड़ने के लिए बोला जाए तो घड़ी के उल्टी दिशा में ऐसे घूमना है। ये कॉन्सेप्ट आपको पता है तो डायरेक्शन पूरा आप ख़त्म कर देंगे केवल इसी कॉन्सेप्ट से। और ये जितने भी क्वेश्चन आएंगे इसमें कई लोग होते हैं पेज मोड़ने लगते हैं, पेज को घुमाने लगते हैं, तो इन सब चीज़ों में टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। तो आप लोगों को टाइम बचाना है और टाइम बचा के क्वेश्चन को करना है। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, शिखर 18 किलोमीटर पूर्व की ओर चला, फिर उसने एक दायां मोड़ लिया और 20 किलोमीटर चला। अब देखिए शिखर है, शिखर को हमने यहाँ पे एक पॉइंट दे दिया। ये 18 किलोमीटर कहाँ चला, ये पूर्व की ओर, और पूर्व की ओर चलने के बाद ये दाएं मुड़ा। दाएं मुड़ने का मतलब क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन नीचे मुड़ेगा, ये हो गया। तो ये कितना चला, 20 मीटर चला। फिर उसने बाएं मुड़ा, तो बाएं मुड़ने का मतलब एंटी क्लॉकवाइज मुड़ा और 25 किलोमीटर चला। तो यहाँ से वो मुड़ा और 25 चला,
फिर उसने बाएं मुड़ा और 20 किलोमीटर चला। तो यहाँ से फिर वो इधर मुड़ा इस डायरेक्शन में और 20 किलोमीटर चला। फिर उसने एक दायां मोड़ लिया और 10 किलोमीटर चला। और फिर इसने यहाँ से क्या कर लिया, इधर क्लॉकवाइज 10 किलोमीटर चला, क्योंकि यहाँ दायां मुड़ने के लिए बोल रहा है। फिर उसने एक बायां मोड़ लिया और 24 किलोमीटर चला। 24 किलोमीटर मतलब इधर से मुड़ा और ये 24 किलोमीटर इधर चल दिया। फिर उसने क्या किया, 24 किलोमीटर चला, अंत में उसने बाएं मुड़ा और 35 किलोमीटर चला। तो 35 किलोमीटर हम लोग यहाँ पे बना लेंगे कि 35 किलोमीटर जो चला है उसके डिस्टेंस को हम लोग काउंट कर लेंगे। तो यहाँ से वो 35 किलोमीटर चला। तो देखिए ये 25 किलोमीटर, ये 10 किलोमीटर, तो ये जब 35 किलोमीटर चलेगा तो क्या इसी के सीधे में तो आएगा यहाँ पे। तो ये टोटल हो गई दूरी कितनी, 35 किलोमीटर। तो यहाँ पे वो पहुँच गया, इस पॉइंट पे वो पहुँच गया है फाइनल डेस्टिनेशन में। अब पूछ रहा है कि वह अपने शुरुआती बिंदु से कितनी दूर था। तो ये आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा कि नहीं बनेगा। डायरेक्शन में इसमें पाइथागोरस थ्योरम का काफ़ी ज़्यादा यूज होता है और इसी दूरी को पूछा जा रहा है कि ये कितना डिस्टेंस है। तो देखिए ये 18 आपका दिया हुआ है। इस दूरी को हम लोग कैसे काउंट कर देंगे, यहाँ पे 24 हमको पता है तो 24 ये भी हो जाएगा, तो 24 ये भी हो गया। तो अब 18 और 24 को हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा। अब देखिए जो पाइथागोरस थ्योरम होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो आधार कितना है 18, तो 18 का स्क्वायर कितना हो गया 324, और 24 का स्क्वायर करेंगे तो 576। तो 576 इसको हम लोग जोड़ेंगे तो ये कितना आएगा 10, 10 और 9, 900 आ गया। 900 का वर्गमूल निकालेंगे तो 30 आएगा। तो ये जो डिस्टेंस होगी कितनी होगी 30 होगी। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो कितना हो जाएगा आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। कौन, डी ऑप्शन आपका हो जाएगा। ये जो डिस्टेंस है कितना है आपका 30 है। तो इस तरह हम डायरेक्शन के क्वेश्चन को करेंगे। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है, ये क्या है, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। और ब्लड रिलेशन में कोशिश कीजिए कि आप इंग्लिश में क्वेश्चन पढ़ा कीजिए, क्योंकि ब्लड रिलेशन थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग होता है। हम हिंदी में पढ़ते हैं तो क्या होता है, कभी कभी लगता है कि क्वेश्चन कैसे हो रहा है कैसे नहीं। तो आप लोगों को प्रैक्टिस करना है ज़बरदस्त, और जितना हो सके उतना क्वेश्चन लगाना है। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग पढ़ेंगे तो क्या इसमें निष्कर्ष निकलेगा। प्रीति अपने भाई की पुत्री की बहन अंजलि की रिसेप्शन पार्टी में गई। प्रीति अपने भाई की, मतलब ये कौन है, प्रीति है, और ये अपने भाई की पुत्री की बहन, प्रीति अपने भाई की पुत्री की बहन अंजलि की रिसेप्शन पार्टी में गई। अंजलि प्रीति से किस प्रकार संबंधित हैं। हाउ इज अंजलि रिलेटेड टू प्रीति। अब देखिए इसका और इसका रिलेशन पूछा गया है। हमने आप लोगों को बताया है कि जब भी आप लोगों को बोला जाए कि का और से जो ये रिलेशन होता है, हमेशा का रिलेशन बताते हैं। तो ये क्या होगी, भतीजी होगी, जिसे हम लोग निश बोलते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। तो इसको आप लोग सॉल्व करके आप कमेंट करके बताइए, काफ़ी छोटा क्वेश्चन है। तो ये आई होप कि ये हो जाएगा आप लोगों से। फिर हम लोग देखिए यहाँ पे इसको हम लोग करते हैं, फिर से डायरेक्शन का क्वेश्चन आ गया, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सीमा ने अपने कार्यालय से पश्चिम की ओर चलना शुरू किया, फिर अपने घर तक पहुँचने के लिए एक दायां मुड़ा, बायां मुड़ा और फिर दायां मुड़ा। तो उसको देखना है कि कैसे हम लोगों को करना है। अब देखिए सीमा अपने कार्यालय से पश्चिम की ओर चलना शुरू किया। मान लीजिए कि यहाँ उसका ऑफिस है और यहाँ से वो क्या किया, पश्चिम की ओर चलना शुरू किया। फिर अपने घर तक पहुँचने के लिए एक दायां मुड़ा, दायां मुड़े का मतलब कि क्लॉकवाइज, तो इधर मुड़ेगी। फिर बायां मुड़ा, बायां मुड़े का मतलब एंटी क्लॉक, इधर मुड़ेगी। फिर दायां मुड़ा मतलब इधर मुड़ेगी।
तो उसके बाद पूछा है कि सीमा अपने कार्यालय से चलना शुरू करते समय किस दिशा में मुख रही थी, मतलब उसका जो मुख था, फेस था, किस डायरेक्शन में था। तो ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। जब पश्चिम की ओर कोई चलना शुरू करता है, जिस डायरेक्शन में जो चलना शुरू करता है उसी डायरेक्शन में उसका फेस होता है। तो इसका बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसमें बोला है अंग्रेजी, विज्ञान, गणित और भूगोल में उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक 80 में से अंकों की आवश्यकता है इतना। मधु ने कुल 240 अंक प्राप्त किए, वह कितने विषय में उत्तीर्ण हुई। अब देखिए ये सब जो क्वेश्चन हैं ये सब लॉजिक वाले क्वेश्चन हैं। अब यहाँ पे दे दिया है 4 सब्जेक्ट आपको दिया गया है और चारों सब्जेक्ट का फुल मार्क्स क्या है 80-80 हैं। और इसमें जो पासिंग मार्क्स हैं, पासिंग मार्क्स आपको बताया गया है कि एक में 32 है, 30 है, 25 है और 20 है। वो टोटल मार्क्स उसका दे दिया गया है कि टोटल मार्क्स कितना है 240 है। तो आपको बताना है कि वो कितने विषयों में पास हुई हैं। तो ये हम कभी नहीं बता सकते हैं, हमें केवल क्या पता है पासिंग मार्क्स पता है और मैक्सिमम नंबर पता है, मैक्सिमम नंबर पता है। तो हम कैसे बता सकते हैं कि ये कितने सब्जेक्ट में पास हुई है, कितने सब्जेक्ट में नहीं पास हुई है। हम ऐसा भी कह सकते हैं कि 3 सब्जेक्ट में यदि फुल नंबर मिल गया तब भी उसका कितना हो जाएगा 240 हो जाएगा। तो ये हम कभी नहीं बता सकते हैं, इसमें कुछ डाटा और देना चाहिए। तो इसको हम लोग कहेंगे कि कैन नॉट बी डिटरमाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये भी डाटा सफिशिएंसी लग रहा है। और देखिए ये आयोग का क्वेश्चन है और इसमें हमें क्या था, इसका क्वेश्चन हमें खुद ही नहीं समझ में आ रहा था। यहाँ पे दिया क्या है, डज पी बिलोंग टू ए सेट ऑफ इंटीजर। इंटीजर का मतलब पूर्णांक, क्या पी पूर्णांक के समुच्चय से संबंधित है। यहाँ पे दिया है कि पी एक पूर्णांक है, 3p इज एन इंटीजर। देखिए इसी सिंबल का हमें मतलब नहीं समझ में आ रहा है कि ये पावर के रूप में दिया है कि किस रूप में दिया है। तो यदि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा तो आप लोग कमेंट करके बताना, और इसका क्या राइट आंसर हो सकता है ये आप लोग ज़रूर बताइएगा। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को क्या जो नहीं समझ में आए, आपके मान के चलिए कि जो 50 नंबर का क्वेश्चन आएगा, 50 क्वेश्चन आएगा, उसमें 3 से 4 क्वेश्चन आप लोगों को कंफ्यूज करेगा, उन क्वेश्चनों को छोड़ देना है। बाकी जो हमारे ग्रिप में रहेंगे 45 क्वेश्चन तक आप आसानी से कर सकते हैं। तो जो नहीं आया उसको टेंशन नहीं लेना है, उसको साइड में रख देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये आ गया पजल, और पजल को हम लोग सॉल्व करते हैं। अब देखिए ये काफ़ी शानदार पजल है और इस पजल को सॉल्व करते वक्त आप लोगों ने भी गलती की होगी। तो यहाँ पे गलती क्या होती है उस गलती को हम लोग देखते हैं। अब देखिए इस पजल को आप नॉर्मल तरीके से सॉल्व करेंगे जिस तरह से ये बोला है, तो आप लोग काफ़ी ज़्यादा टाइम आप लोग ख़राब कर देंगे, और जो हम तरीका बताते हैं उस तरीके से आप लोग सॉल्व करेंगे तो इस पजल में आप लोगों को कोई भी टाइम नहीं ख़राब करना पड़ेगा। अब देखिए इसमें बोला क्या है कि 9 व्यक्ति ABCDEFGHI एक वृत्ताकार टेबल के चारों ओर बैठे हैं और प्रत्येक व्यक्ति बाहर की ओर मुखरित हैं। अब देखिए यहाँ पे बोला है कि एक यहाँ पे क्या है, मेज है, एक मेज है, इसमें 9 लोग बैठे हैं, तो 9 लोग हम बैठा देते हैं। चलिए 9 लोग हो गए। अब बोल रहा है कि इनका डायरेक्शन किधर है, बाहर की तरफ है, तो एक ही डायरेक्शन में दिया है। तो हम लोग को पजल सॉल्व करते वक्त सर्कुलर अरेंजमेंट में सबसे आसान होता है कि हम लोग अंदर की ओर दिखा के और पजल को सॉल्व करें, तो हम लोग आसानी से सॉल्व कर देते हैं। क्योंकि इसमें जो हमारा राइट होता है इसमें भी राइट हो जाता है और इसका लेफ्ट हमारा लेफ्ट हो जाता है। तो आपको भी यही करना है, इसमें आपको कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है कि बाहर की तरफ देख रहा है तो बाहर की तरफ ही उसे दिखा के आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हम जिस तरीके से बता रहे हैं उस तरीके से सॉल्व कीजिए, आपका 100% रिजल्ट आएगा, कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। ये बाहर की तरफ दे रहा है कि बाहर की तरफ देख रहे हैं, आप अंदर की तरफ इनको दिखा दीजिए
कि जब सभी का डायरेक्शन एक ही है तो वो डायरेक्शन आपका सेम आएगा। और उसके बाद जो कंडीशन आपको कहा जाए उस कंडीशन के अकॉर्डिंग आप चलना शुरू कर दीजिए। उसमें ये कई लोग बदलने लगते हैं कि ये बाएं दिया है तो इसको दाएं बदलना है, दाएं को बाएं बदलना है। ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप अंदर की तरफ रहिए और अंदर की तरफ होके आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए ए एच के बाएं से तीसरे स्थान पर है। ए जो है एच के बाएं तीसरे स्थान पर है। हमने एच को यहाँ बैठा लिया और एच का बाएं किधर होगा, इधर होगा, इधर होगा लेफ्ट, इधर होगा राइट। तो बोला है कि एच के बाएं से तीसरे स्थान पर है तो ए आपका कहाँ हो जाएगा, ए आपका इधर हो जाएगा। और सी के दाएं से दूसरे स्थान पे है। और का मतलब कौन किसके लिए, ए के लिए आया है तो यहाँ पे हो जाएगा सी के दाएं दूसरे स्थान पर है तो सी को आप यहाँ बैठा लीजिए। सी का दाएं किधर हो जाएगा, यदि अंदर की तरफ देख रहा है तो इधर होगा। तो ये हो गया। अब उसके बाद हम लोग देखेंगे कि एफ डी जो है एफ के बाएं दूसरे स्थान पर, तो यहाँ पे डी बैठा है एफ के बाएं दूसरे स्थान पर, इसको हम लोग नोट कर लेते हैं। अब देखिए ये हम लोग लिख दिए डायरेक्ट। उसके बाद कंडीशन जब नहीं कनेक्ट होता है तो उसको हम लोग साइड में लिख लेते हैं। डी जो है एच का निकटतम पड़ोसी है तो डी आपका यहाँ भी हो सकता है, डी यहाँ भी हो सकता है। तो कहाँ हो सकता है ये हमें पता नहीं है। आई और बी निकटतम बाएं हैं तो आई और बी निकटतम बाएं हैं तो देखिए यदि डी को हम लोग यहाँ रखेंगे तो आई और बी को यहीं रखना पड़ेगा। उसके बाद बोला है कि जी ए का पड़ोसी नहीं है तो हम लोग को ये दो ही स्थान मिलेगा जी को रखने के लिए, तो हम लोग क्या करेंगे, नहीं रख पाएंगे। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, यहाँ आपको डी का प्लेस चेंज करना पड़ेगा, डी को आपको यहाँ रखना पड़ेगा, ये एफ यहाँ हो जाएगा। और उसके बाद बोला है कि आई बी के निकटतम बाएं हैं तो ये हो गया आई और ये हो गया बी। और जी ए का निकटतम पड़ोसी नहीं है तो हम लोग यहाँ पे जी नहीं लिखेंगे, जी को हम लोग कहाँ रख देंगे, यहाँ पे रख देंगे। और बच कौन गया, ए बी सी डी, ई आपका बच गया तो ई को हम लोग यहाँ पे रख देंगे। हम लोग का पजल सॉल्व हो गया। अब जो भी आपसे पूछा जाए आप आंसर दे दीजिए। आई और एफ के बीच में कितने लोग बैठे हैं। अब देखिए आई और एफ के बीच में कितने लोग बैठे हैं, आई ये हो गया और एफ ये हो गया। तो इसमें बताना है कि कितने लोग बैठे हैं। यदि इधर से हम लोग काउंट करेंगे तो 3 लोग होंगे, इधर से हम लोग देखेंगे तो 4 लोग होंगे। तो या तो 3 होंगे या तो 4 होंगे। तो यहाँ पे देखिए 0 नहीं, 2 नहीं, 1 नहीं, 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यदि 3 दिया होता तो हम लोग क्या होते, कन्फ्यूज होते। तब उसमें आपको डायरेक्शन देखना पड़ता है, एफ के बाएँ कि एफ के दाएँ, आई के बाएँ कि आई के दाएँ। तो देखिए इसमें बाहर की तरफ आपका डायरेक्शन दिया था लेकिन हमने अंदर की तरफ डायरेक्शन मान के सारे कंडीशन को सेम रखा और पजल को हमने सॉल्व कर दिया। तो आप लोग इस तरह नहीं करेंगे। जब भी आपको बाहर की तरफ आपको डायरेक्शन दिया जाए और अरेंजमेंट सर्कुलर हो तो आप अंदर की तरफ मान लीजिए और कंडीशन को जैसे दिया है वैसे ही आप मैनेज करके लगाइए। पजल आपका 100% सही होगा और कोई गड़बड़ी नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ पे देखिए यहाँ पे दिया गया है 4 लड़के PQRS फुटबॉल गेम में एक बचाव की स्थिति में हैं। उन्हें दी गई प्राथमिकता है PRQS हमले की स्थिति में अटैकिंग पोजीशन में है। मतलब सबसे पहले कौन है, अटैकिंग पोजीशन में P है। यहाँ पे मध्य क्षेत्र में देखा जाए तो सबसे पहले कौन है, R है। नहीं देखिए हम गलत पढ़ रहे हैं। यहाँ पे एक बचाव की स्थिति में ये है P के बाद R के बाद Q के बाद S। अटैकिंग पोजीशन में देखा जाए तो यहाँ पे S है, R है, Q है और P है। मध्य क्षेत्र की स्थिति में देखा जाए तो पहले P है, S है, Q है, R है। यदि P उपलब्ध नहीं है तो मध्य क्षेत्र की स्थिति कौन खेलेगा। अब देखिए मध्य क्षेत्र की स्थिति में कौन कौन है, पहले P है, फिर S है, फिर Q है, Q के बाद R है। यदि P नहीं होगा तो कौन खेलेगा, S खेलेगा। काफ़ी आसान क्वेश्चन, C ऑप्शन आपका राइट आंसर हो गया।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये क्वेश्चन आपसे काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है और इसको हम लोगों को लगाना कैसे होता है। वीडियो एग्जाम में आप मान के चलिए कि 2 से 3 क्वेश्चन इस टाइप के पूछे जाते हैं, कुछ आपको फिक्स कर दिए जाते हैं। जैसे आप लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखते हैं, जैसे पेट का फार्म आया है तो पेट का फार्म कौन भर सकता है कौन नहीं भर सकता है, आप लोग नोटिफिकेशन पढ़ेंगे तो उसमें सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया रहता है। उसी तरह ये भी होता है कि एक कंपनी के रिक्वायरमेंट के लिए क्या क्या ज़रूरी होती हैं उसके बारे में यहाँ पे दिखाया जाता है और उसको हम लोग कैसे करते हैं इसको देखना है। नौकरी पी के लिए अर्हता मतलब एलिजिबिलिटी, अधिकतम उम्र 30 होनी चाहिए, 10वीं में 50% से अधिक होनी चाहिए। कार्य अनुभव देखा जाए तो 3 वर्ष की होनी चाहिए नौकरी पी के लिए। नौकरी क्यू के लिए एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया है वो 25 साल की होनी चाहिए न्यूनतम आयु, और 10वीं में 60% से अधिक होना चाहिए और कम से कम 1 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। अब देखिए ये आपका कंडीशन यहाँ पे दिया गया है यहाँ से लेके यहाँ तक। अब जो हम लोग पढ़ेंगे यहाँ से यहाँ तक, एक लोग आए हैं उनका हम लोग डिग्री देखेंगे, एलिजिबिलिटी देखेंगे कि वो किस नौकरी के लिए फ़िट बैठ रहे हैं, नौकरी पी के लिए फ़िट बैठ रहे हैं कि क्यू के लिए फ़िट बैठ रहे हैं, इसको हमें चेक करना है। तो यहाँ पे देखिए राहुल के पास 10वीं कक्षा में 48% अंक हैं। अब इसी से क्या होता है पूरा काम आपका चेंज हो गया। पी के लिए भी 50% से ऊपर चाहिए और क्यू के लिए भी 60% से ऊपर चाहिए, लेकिन ये कितने पाए हैं 48% पाए हैं, मतलब इनको कोई नौकरी नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे देखिए नाइदर पी नॉर क्यू, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो बस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के आधार पे क्या करना है, क्वालिफाई हैं तो क्वालिफाई करेंगे, जो मापदंड दिया है उसके आधार पे ये क्वालिफाई हो रहे हैं तो क्वालिफाई किया जाएगा, नहीं क्वालिफाई हो रहे हैं तो क्या किया जाएगा उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको हम लोग समझते हैं। यहाँ पे ये दिया है कि एक फुटबॉल मैच है, अब यहाँ पे देखिए हॉकी और फुटबॉल में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है दिया है कि न्यूनतम उम्र क्या होनी चाहिए 13 वर्ष और 15 वर्ष, मतलब हॉकी और फुटबॉल एज को देखा जाए तो ये 13 वर्ष और ये 15 वर्ष। वज़न देखा जाए तो इसमें 50 केजी होना चाहिए और इसमें 56 केजी होना चाहिए। अधिकतम मान्य लंबाई इसमें 160 होना चाहिए और इसमें 165 होना चाहिए। तो वसुधा, आप देखिए वसुधा क्या है 13 वर्ष की है, तो ये तो पहले फुटबॉल नहीं खेल पाएगी क्योंकि उसके लिए न्यूनतम उम्र क्या होनी चाहिए 15 होनी चाहिए, और उसका वजन कितना है 48 है। लेकिन यहाँ पे वजन क्या होना चाहिए 50 होना चाहिए हॉकी के लिए और फुटबॉल के लिए 56 होना चाहिए। तो फुटबॉल के लिए तो पहले से डिस्क्वालीफाई हो गई, हॉकी के लिए भी वजन के लिए डिस्क्वालीफाई हो गई। तो इसमें भी जो ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर डी, नाइदर हॉकी नॉर फुटबॉल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये आप लोगों का ब्लड रिलेशन। हैरी इंट्रोड्यूस मैरी एज द डॉटर इन लॉ ऑफ हर हिज फादर्स ओनली सन। तो इसको आपको बताना है। हैरी ने मैरी का परिचय अपने पिता के, अब देखिए हैरी हम लोग बना लेते हैं, ये क्या हो गए इनके पिता हो गए। हैरी ने मैरी का परिचय अपने पिता के इकलौते पुत्र की बहू के रूप में करवाया, मतलब इनकी शादी हुई होगी किसी महिला से और जो मैरी है इनके सन की क्या है बहू हैं। तो ये हो जाएगा हैरी ने मैरी का परिचय अपने पिता के इकलौते पुत्र की, इकलौते पुत्र ये हो गए कि बहू के रूप में करवाया, तो ये हो गई मैरी। फिर मैरी हैरी के इकलौते पुत्र से किस प्रकार संबंधित हैं। अब देखिए किस प्रकार संबंधित है, तो ये तो काफ़ी आसान हो गया कि हस्बैंड वाइफ होंगी। तो यहाँ पे बोला है कि मैरी रिलेटेड टू हैरी सन, तो हैरी सन से क्या हो जाएंगी वाइफ हो जाएंगी। काफ़ी आसान क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है, यहाँ डाटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन है। ए का मूल्य क्या है यदि ए एवं बी
दो अलग अलग पूर्णांक हैं और उनका गुणनफल इतना है। मतलब a इंटू बी कितना दिया गया है, 40 दिया गया है। a इज ऑड नंबर, ऑड इंटीजर है। a क्या है, विषम संख्या है, और b क्या है, a से बड़ा है। तो हम लोग देखा जाए तो इसको तो हम लोग आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं कि a की वैल्यू क्या होगी। अब देखिए 5 और 8 यही आपका कॉम्बिनेशन बनेगा 40 के लिए। तो इसमें जो आपका a का वैल्यू हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो इसमें आपको देखना है कि इसमें क्या है, दोनों आपके ऑप्शन ज़रूरी है, दोनों आपके डाटा ज़रूरी हैं। तो इसमें आपका तीसरा हो जाएगा कथन 1 और 2 दोनों मिलकर, दोनों साथ मिलकर समस्या का उत्तर देने के लिए पर्याप्त हैं। फिर आप इसको देखेंगे। अब देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है। कौन सा क्वेश्चन है, एक स्वर्ण पदक 5 अंकों का है जबकि रजत कांस्य 2 और 3 अंकों के हैं। अब देखिए जो गोल्ड है, गोल्ड हो गया, फिर रजत, सिल्वर और ब्रांज मेडल ये होता है। तो इसके मिल रहे हैं 5 अंक, इसके मिल रहे हैं 3 अंक और इसके मिल रहे हैं 2 अंक। अब दिया है P और Q, P Q R S 4 लोग हैं और लास्ट में पूछा क्या है, किस जोड़ी के अंकों का अंतर सबसे कम है। तो किस जोड़ी के अंकों का अंतर सबसे कम है इसको हमें बताना है। तो सबसे पहले P Q R S ये हमें लिख लेना है। अब देखिए ये भी थोड़ा हल्का पजल टाइप का ही है। तो P और Q दोनों ने 3-3 स्वर्ण पदक जीते हैं। तो यहाँ पे ये 3 पदक जीते हैं, ये भी 3 पदक जीते हैं। फिर जबकि R और यश ने 1-1 स्वर्ण पदक जीते हैं, क्रमशः 1 और 2। R के पास 1 है और यश के पास 2 है। चलिए इतना हो गया। फिर अब देखा जाए चारों ने प्रत्येक 2 रजत पदक जीते हैं, चारों ने प्रत्येक 2 रजत पदक जीते हैं। मतलब रजत में क्या है, 2 2 2 2। फिर P Q R S ने क्रमशः 5 3 0 और 7 कांस्य पदक जीते हैं। मतलब 5, इसको पहले अलग कर लेते हैं। ये 5 कांस्य पदक जीता है P, और ये 3, ये 0 और ये 7। तो किस जोड़ी के अंकों के अंतर सबसे कम है। सबसे पहले हम लोग निकालते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ P का टोटल मार्क्स कितना हो जाएगा, P का हम लोग मार्क्स निकाल लेते हैं। अब देखिए 3 रजत गोल्ड पाया है तो 15 नंबर ये हो गया, और 2 आपका सिल्वर पाया है तो इसको हम लोग कितना करेंगे, 1 सिल्वर पे 3 अंक मिल रहा है तो ये हो गया 6, 15 6 21, और 21 और 2 कितना हो जाएगा, 31 आपका हो जाएगा। यहाँ पे P का जो मार्क्स होगा ये 31 हो जाएगा। इसी तरह Q का हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 15, 15 6 21, और 21 और 6 कितना हो जाएगा आपका 27 हो जाएगा। ये हो गया 27। और R का हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे 5 और 5 6 11 ये हो जाएगा। फिर आप यश का कैलकुलेट करेंगे तो ये 10 10 6 16, और 16 और 14 कितना हो जाएगा आपका, ये कितना हो जाएगा 16 और 14 30 हो जाएगा। तो सबके आपके मिल गए। तो P और R में अंतर देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा अंतर है, 20 का अंतर है। R और यश का देखा जाए तो R और यश का देखा जाएगा तो 11 और 30, इसमें 19 का अंतर है। मतलब सबसे कम देखना है तो अभी ये कट गया, ये 21 आया था, ये कितना आया है 19 आया है। तो अभी इसको चलाते हैं। फिर थर्ड देखेंगे P और यश का, तो इसमें आपका P और यश, P पाया है 31 और यश पाया है 30, तो इसमें अंतर कितने का है, 1 है। तो ये भी कट गया। अब 1 से तो कम तो होगा नहीं। R और Q का देख लीजिए, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, C आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये भी आपका पजल है। तो पजल को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे।
अब यहाँ पे दिया गया है 8 व्यक्ति जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी और क्यू एक साथ वृत्ताकार टेबल के चारों ओर बैठे हैं। उनमें से 6 केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, जबकि जो 2 बाहर की तरफ। अब देखिए, इससे पहले हम लोगों ने पजल को सॉल्व किया, उसमें एक ही डायरेक्शन दिया था, इसलिए हम लोगों ने क्या किया, अंदर की तरफ मान के पजल को सॉल्व कर दिया। लेकिन इसमें ऐसा नहीं करना है। क्यों? क्योंकि इसमें 2 डायरेक्शन आपको दिया गया है, तो जैसे ये बोला जा रहा है वैसे हम लोग को सॉल्व करना पड़ेगा। अब देखिए, 6 लोग हैं अंदर की तरफ देख रहे हैं और 2 लोग बाहर की तरफ देख रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, हम लोग इसको लिखने आप शुरू करना पड़ेगा। क्या यम जे के ठीक बाएं तरफ है। अब देखिए, यम जे के ठीक बाएं तरफ है, तो हमको पता नहीं है कि यम जे किधर देख रहा है या यम किधर देख रहा है, तो हम लोग कंडीशन नोट करेंगे। यम जे के ठीक बाएं तरफ है, तो यहाँ जे लिखते हैं, यहाँ हो गया यम, यम जे के ठीक बाएं तरफ है। यल यन के दाईं तरफ दूसरे स्थान पर है, जो पी के बाएं से तीसरे स्थान पर है, जो बाहर की ओर मुखरित है। तो देखिए, यहाँ पे जो क्वेश्चन कहा गया है उसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, और यहाँ पे दिखा रहा है आपको कि क्या बोल रहा है। अब यही कंडीशन सबसे इम्पोर्टेंट है कि यल यन के दाएं दूसरे स्थान पर है, तो यल जो है यन के दाएं दूसरे स्थान पर है, तो यहाँ पे हम बना लेते हैं यल के दाएं, यन के दाएं दूसरे स्थान पर है, जो पी के बाएं तीसरे स्थान पर है। तो जो किसके लिए आया है, जो आपका यन के लिए आया है, तो जो पी के बाएं तीसरे स्थान पर है, तो पी के बाएं 1 2, तो यहाँ पे यन हो जाएगा। फिर जो बाहर की ओर मुखरित है, तो जो बाहर की ओर मुखरित है, तो जो का मतलब क्या हो, पास वाला, तो मतलब पी के लिए ये आया है। तो इतना कंडीशन आपको पता चल गया कि पी किधर देख रहा है, बाहर की तरफ देख रहा है। इसका मतलब ये जो कंडीशन हम लोगों ने लिखा है, तो पी यदि बाहर देखता है तो इसका बायां किधर पड़ेगा, इधर पड़ेगा। तो इस तरह ये क्या होगा, आपका डायरेक्शन होगा। तो अब चलिए हम लोग इसको बना लेते हैं और आगे पढ़ने की ज़रूरत है। जे ओ के दाएं से तीसरे स्थान पर है और क्यू के बाएं से दूसरे स्थान पर है, के केंद्र की ओर मुखरित नहीं है, यम पी का निकटतम पड़ोसी है। अब चलिए ये क्वेश्चन हम लोग का बना लेंगे। अब देखिए, यहाँ हम पी को रख देते हैं। पी क्या है, ये बाहर की तरफ देख रहा है, तो यन आपका कहाँ हो जाएगा, यन हो जाएगा यहाँ हो जाएगा। अब यन के दाएं यहाँ दिया था, यन के दाएं कौन है, यन के दाएं बैठा है यल। तो आप यन को, हमें डायरेक्शन नहीं पता है, यल यहाँ भी हो सकता है, यल यहाँ भी हो सकता है, तो इसको हम लोग छोड़ते हैं और आगे देखते हैं कोई ऐसा कंडीशन जो डायरेक्ट हम लोग का क्या हो, डायरेक्ट इसमें क्या हो, इन्वॉल्व हो, और उससे हम लोग अपना कंडीशन बना के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएँ। पजल की यही सबसे बड़ी खासियत होता है कि जब तक कनेक्शन ना मिले तब तक हम लोग अंदाजी कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें क्या होगा, पॉसिबिलिटी बहुत सारा क्रिएट हो जाएगा, तो हमें पॉसिबिलिटी नहीं बनाना है। अब यहाँ से देखिए, जे ओ के दाएं तीसरे स्थान पर है और क्यू के बाएं से दूसरे स्थान पर है। अब यहाँ पे दिया है ओ के जे के बारे में, तो हम लोग जे के बारे में देख लेते हैं कि जे ओ के दाएं से तीसरे स्थान पर है। अब यहाँ जे हो गया, जे ओ के दाएं तीसरे स्थान पर 1 2, तो यहाँ पे हम लोग बना लेते हैं इस डायरेक्शन में। अभी जे और ओ का डायरेक्शन हमें नहीं पता है, तो इस तरह हो गया। और फिर हम लोगों को देखना पड़ेगा और क्यू के बाएं दूसरे स्थान पर। अब और किसके लिए आया है, और जे के लिए आया है, तो यहाँ पे देखेंगे और क्यू के बाएं दूसरे स्थान पर, क्यू के बाएं दूसरे स्थान में, मतलब जे और ये क्यू, इनका डायरेक्शन इधर है, तो ये डायरेक्शन हम लोग को मिल गया। अब इसको हम लोग सेट करेंगे, के केंद्र की ओर मुखरित नहीं है। अब देखिए, के भी कहाँ देख रहा है, के भी केंद्र की बाहर की तरफ देख रहा है, मतलब आपको सब डायरेक्शन मिल गया कि यन कहाँ देखेगा, अंदर की तरफ देखेगा। 6 लोग अंदर की तरफ देख रहे थे, 2 लोग बाहर की तरफ देख रहे थे,
तो हम लोग यन को कहाँ करेंगे, अंदर की तरफ दिखाएंगे इसको। तो जब अंदर की तरफ देखेगा तो ये आपका कंडीशन हो जाएगा। यहाँ पे क्या बोला गया था कि यन के दाएं दूसरे स्थान पर कौन है, यल है, तो यहाँ पे यल हो गया। तो ये कंडीशन हम लोग का हो गया। अब उसके बाद हम लोग को लिखना है कि जे के दाएं में कौन है, यम है, और यम पी का क्या है, पड़ोसी है। तो आप देखिए के भी बाहर देख रहा है, पी भी बाहर देख रहा है, तो जे अंदर देखेगा। तो यदि हम लोग जे को यहाँ रखें और यम को यहाँ रखें तो ये सही नहीं होगा, क्योंकि यम पी का पड़ोसी है। तो हमें जे को यहाँ रखना पड़ेगा और यम को यहाँ रखना पड़ेगा। ये दोनों किधर देख रहेंगे, अंदर की तरफ। तो ये भी हो गया। अब उसके बाद देखिए जे और क्यू, तो इसको सेट करना है। अब यहाँ से हम लोग बनाएंगे, अब क्यू के बाएं की तरफ जे है तो क्यू को हमें यहीं रखना पड़ेगा, क्योंकि क्यू और जे में क्या है, एक ही अंतर है। तो क्यू भी अंदर की तरफ देखेगा, और क्यू और ओ में देखिए अंतर कितने का है, 2 का, तो ओ को हम लोग यहाँ रखना पड़ेगा। और बच कौन गया, के को हम लोग यहाँ रख देंगे, और के कहाँ देख रहा है, बाहर की तरफ, बाकी अंदर की तरफ। तो ये पजल क्या हो गया, सेट हो गया। और ये काफ़ी अच्छा पजल था और इसको हम लोगों ने सेट कर दिया। के संबंध में यम का स्थान क्या होगा। अब देखिए के संबंध में यम का स्थान, तो जब कोई बाहर देखता है तो इधर वाला क्या होता है, लेफ्ट होता है, 1 2 3, तो बाएं तीसरे स्थान पर, तो बाएं से तीसरे, आपका सी ऑप्शन राइट आंसर हो गया। तो इस तरह हम लोग पजल को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट देखिए, एक ट्रेन जो 90 किलोमीटर की गति से चलती है, और पूछा क्या है इसमें, नीचे दिए गए प्रश्न में कथन से साथ 2 निष्कर्ष हैं, एक विकल्प का चयन करके कथन के अनुसार निहित निष्कर्ष चुनिए। तो ये इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। लास्ट में पूछा क्या है, हाँ चलिए, ये आपका कथन दिया गया है और यहाँ पे आपका 2 कंक्लूजन दिया गया है। उसके आधार पे हम लोगों को क्या करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब यहाँ पे कथन क्या दिया गया है, एक ट्रेन जो 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, एक स्थिर पोल को पूर्ण रूप से पार करने में 30 सेकेंड का समय लेती है। तो यहाँ से आप ट्रेन की लंबाई निकाल सकते हैं। आपका स्पीड इज इक्वल टू कितना होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये होता है। तो हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं स्पीड कितना है, 90 किलोमीटर, और डिस्टेंस निकालना है ट्रेन की, तो ये 30, तो इसमें हम लोग 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणे 30, तो ये हो गया 18 × 90, और ये हो गया 5 × 25, तो यहाँ 75, मतलब ये कितना हो जाएगा, 750 मीटर आ जाएगा, ट्रेन की लंबाई आ जाएगी। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, यहाँ पे इस डाटा को लिख लेंगे, क्योंकि इसका ज़रूरत हमें पड़ेगा निष्कर्ष में। अब देखिए, लेंथ ऑफ द ट्रेन इज 7, हाँ, तो कंक्लूजन ये तो सही है, ये हम लोग निकाल ही दिए हैं। उसके बाद दूसरा कंक्लूजन क्या है, ट्रेन कवर ए डिस्टेंस ऑफ 2.5 किलोमीटर इन 100 सेकेंड। अब जो ट्रेन है 100 सेकेंड में इतना डिस्टेंस वो कवर करेगी। तो आप इसको देख लीजिए कि इतना डिस्टेंस आपका कवर कर रही है कि नहीं कर रही है। तो इसको कैसे आपका सॉल्व करेंगे, तो यहाँ स्पीड कितनी है, 90 × 5 बाई कितना, 18 × 100, तो 18 × 5 = 90, और 5 × 25, तो 25 का मतलब यहाँ पे हो गया इतना। तो ये किस में आया, मीटर में। तो मीटर को हम लोग 1000 से भाग दे देते हैं, तो ये किस में आ जाता है, किलोमीटर में। तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा 2.5। तो ये भी ऑप्शन क्या है आपका सही है, कंक्लूजन 1 भी सही है, कंक्लूजन 2 भी सही है। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन होगा ये कौन सा हो जाएगा, सी, बोथ ए एंड बी आर इम्प्लिसिट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब यहाँ पे बोला गया है, निम्न में से कौन सा कथन इस समस्या पर निर्णय लेने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। अभी समय क्या हो रहा है, अभी समय क्या हो रहा है इसको बताना है। मिनट और घंटा दोनों के कांटे एक ही दिशा में इंगित करते हैं। अब देखिए ये घड़ी है
और घड़ी में एक ही दिशा में वो कभी भी कर सकती हैं, किसी भी डायरेक्शन में। तो ये क्या हो जाएगा, इससे हम लोग नहीं बता सकते हैं कि क्या टाइम हो रहा है। मिनट और घंटा दोनों के कांटे विपरीत दिशा में, इससे भी हम लोग नहीं बता सकते हैं। फिर मिनट और घंटा दोनों के कांटे लंबवत इंगित कर रहे हैं, तो लंबवत भी हम लोग नहीं बता सकते हैं, इससे भी नहीं बता सकते हैं। तो समस्या का हल नहीं की जा सकती है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर हम लोग देखेंगे नीचे दिए गए प्रश्न में कथन के अनुसार दो निष्कर्ष दिए गए हैं, एक विकल्प का चयन करके कथन को निष्कर्ष। अब यहाँ पे दिया गया है कथन, क्या दिया है, रियान रमन से लंबा है जो राजन से लंबा है। जो रियान है रमन से लंबा है, रियान लंबा है रमन से, जो राजन से लंबा है। तो जो का मतलब कौन, रमन जो है वो राजन से लंबा है। तो सबसे बड़ा कौन होगा, रियान, और सबसे छोटा राजन। उसके बाद रियान तीनों में से लंबा है, ये सही है, तो कंक्लूजन एक आपका सही हो जाएगा। राजन तीनों में से छोटा है, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। बोथ आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब ये आपका, अब देखिए इस पजल को हम लोगों ने सॉल्व किया है, तो इस पजल को आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब इस पजल से 2-3 क्वेश्चन पूछे गए थे, तो इसको देखिए, ये यूपी ट्रिपल एससी की खासियत होती है कि एक पजल को एक बार लिख के फिर से एक क्वेश्चन पूछना, उसी पजल को फिर से अगली बार लिख के दूसरा क्वेश्चन पूछना। तो यहाँ पे आपको ये बैंकिंग की तरफ नहीं, बैंकिंग में क्या होता है, एक पजल दिया उससे 5 क्वेश्चन डायरेक्ट उसी के नीचे मिल जाते हैं, तो हम लोग सॉल्व कर देते हैं। तो इस पजल को अभी हम लोग सॉल्व किए हैं, तो इसको देख लीजिएगा। फिर ये क्या है, ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, काफ़ी आसान है, इसको कर लीजिएगा। देखिए टाइम ज़्यादा हो रहा है, तो हम लोगों को जल्दी से जो कठिन क्वेश्चन है बस उसी पे फोकस करना है। ये भी पजल है वही, इसको हम लोग सॉल्व किए हैं। यहाँ पे फिर से डाटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पे हम लोग को क्वेश्चन जो मिला है उसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन मिला है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो क्या आपको दिया गया है, तो यहाँ पे देखिए क्या आपको दिया गया है। एक दुकानदार, किसी दुकानदार के लिए अंतिम लाभ हानि प्रतिशत क्या है, तो अंतिम लाभ हानि प्रतिशत आपको बताने हैं। तो यहाँ पे देखिए आपका 2 डाटा दिया गया है और इससे बताना है कि कौन सा पर्याप्त होगा कौन सा नहीं। दुकानदार ने 1 किलो गेहूं का मूल्य उसके लागत मूल्य से 30% अधिक अंकित किया। तो देखिए इसमें आपका कास्ट प्राइस मिल गया और आपका मार्क प्राइस मिल जाएगा। जैसे मान लीजिए कि इसका 100 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा 130। जब तक हमें एसपी नहीं मिलता है हम प्रॉफिट लॉस नहीं बता सकते हैं। फिर क्या दिया है कि 1 किलो गेहूं का विक्रय मूल्य 50 रुपया है। 1 किलो गेहूं का विक्रय मूल्य 50 रुपया है, तो 1 किलो गेहूं का विक्रय मूल्य कितना है 50 रुपया है। अब देखिए इसमें ये दिया है एसपी आपको दे दिया गया है कि यहाँ पे कितना है 50 रुपया है। अब ये ना एमपी को रिलेट कर रहा है ना सीपी को रिलेट कर रहा है, तो हम लोग कैसे बता सकते हैं कि कितना में ख़रीदा गया कितना में बेचा गया। केवल आपको कोई वस्तु दे दिया जाए और बोला जाए कि इसका सेलिंग प्राइस ये है, तो आप उससे नहीं निकाल सकते हैं कि उस वस्तु को में घाटा हुआ कि फ़ायदा हुआ। आपको एक ना एक और रिलेशनशिप देना चाहिए यहाँ पे, जो हम लोग को क्या है परसेंटेज में गिवन है, तो इससे हम लोग कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, 4 नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। स्टेटमेंट 1 and 2 टेकन टुगेदर आर नॉट सफिशिएंट टू आंसर दिस प्रॉब्लम। तो इसका ये हो जाएगा। एक कॉन्सेप्ट आप लोगों को सिखाते हैं, ये सीपी, एसपी और एमपी। अब देखिए इन दोनों को जो रिलेट करता है ये एक फिगर होता है, एसपी से सीपी इधर और एमपी से ये। अब इन दोनों को जो रिलेट करता है वो कौन रिलेट करता है, प्रॉफिट और लॉस, और इन दोनों को जो रिलेट करता है वो डिस्काउंट। तो ये आप याद रखिएगा कि ये आपका रिलेशन होता है प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट का। और इसका जो फार्मूला होता है, फार्मूला क्या होता है, एक फार्मूला याद रखिए, उससे आपका 2 फार्मूला, एक होता है सीपी
बाई 100 इज इक्वल टू SP बाई 100 प्लस माइनस P और L हो गया। जब लॉस होगा तो माइनस रखेंगे, प्रॉफिट होगा तो P रखेंगे। और SP इज इक्वल टू होता है SP इज इक्वल टू MP 100 माइनस D अपॉन 100, ये आपका ब्रैकेट में। तो ये दो फार्मूले से हम लोग का लग जाता है प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट। यदि हम पढ़ाएंगे आप लोगों को तो ये फार्मूला भी नहीं यूज करना पड़ता है, आप लोग आसानी से कर जाओगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इनमें से कौन सा विकल्प शेष 3 विकल्पों में से एक से आंका जा सकता है जहां P और Q प्राकृतिक संख्या हैं। P और Q क्या है? प्राकृतिक संख्या हैं। P इज फैक्टर ऑफ Q, P इज मल्टीपल ऑफ 12, Q इज फैक्टर ऑफ 60, P इज 56 टाइम ऑफ Q। इनमें से कौन सा विकल्प शेष 3 विकल्पों में से एक से आंका जा सकता है? Which of these option can be judged from one of the remaining 3 option? अब देखिए यहाँ से हम लोग यहाँ निकाल सकते हैं। ये क्या है? यदि P 12 का गुणनखंड है और मल्टीपल है, P क्या है? 12 का मल्टीपल है और Q क्या है? 60 का फैक्टर है। तो यहाँ पे हम ये देखेंगे कि 60 का फैक्टर है और P जो है 12 का क्या है? मल्टीपल है। यदि Q क्या है? Q आपका क्या है? 60 का आपका क्या है? फैक्टर है। और P क्या है? P इंटू 12। तो हम ये कह सकते हैं कि P इज फैक्टर ऑफ Q। जो P है Q का क्या है? फैक्टर है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। काफ़ी गर्मी हो रही है और ये दोपहर में वीडियो बना रहे हैं, पूरी तरह से भीग गए हैं। तो आप लोग इसको अच्छे से देखिए और अच्छे से मेहनत करके पढ़ाई कीजिए। अब ये डायरेक्शन का क्वेश्चन है, तो इसके बाद देखते हैं कितना क्वेश्चन अभी बाकी है। इसके बाद अभी काफ़ी क्वेश्चन बाकी हैं। लग रहा है 50 क्वेश्चन करवाने में काफ़ी ज़्यादा समय लग जाएगा। तो चलिए हम लोग इतना क्वेश्चन को रहने देते हैं। जो अगला क्वेश्चन होगा, अगला क्वेश्चन हम लोग यहाँ से कल इसको पढ़ाएंगे। और यहाँ तक हमने हो गया क्वेश्चन। जो यहाँ से क्वेश्चन है उसको हम लोग कल आप लोगों को समझाएंगे। तो आप लोग इतना पढ़िए और आगे इसको कंटिन्यू रखिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। बाय।